मैं 25 वर्ष की उम्र में विधायक हो गया था और अब तक मैं राजनीति कर रहा हूँ, चुनावी राजनीति। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इस योग्य न हो कि आप सत्ता में बने रहें। आप लोग इस बात की कल्पना नहीं करेंगे कि कितने बार उग्रवादियों के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार किया गया, कि 14-14 किलोमीटर भाग करके हमने जान बचाई है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। सरकार और संगठन के खेल में मानो सच में राधा कृष्ण किशोर जो है फंस गए। वो झारखंड कांग्रेस की सियासत को समझ ही नहीं पाए, या फिर समझने में वाकई में उनको बहुत देर हो गई। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे अरसे बाद कांग्रेस में एक बार वो वापसी किए थे, और जब वो कांग्रेस में तब थे उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी कांग्रेस, और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही देश की सियासत चलती थी। और अब जब वो कांग्रेस में वापस आए हैं तो देश की राजनीति छोड़ दीजिए, झारखंड की सत्ता में रह के भी कांग्रेस सत्ता से दूर है। लेकिन ये समझने में राधा कृष्ण किशोर को समय लग गया, और यही कारण है कि जो राधा कृष्ण किशोर अपने आप को सबसे अनुभवी, ईमानदार, सबसे अच्छी छवि के नेता, इतना सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी सरकार और संगठन की इस खेल में पिस गए। और पीसे तो इस कदर पीसे कि 2029 के चुनाव में चुनाव ना लड़ने की इच्छा जाहिर करती कि 2029 के चुनाव में, जब 2029 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा तो चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे, यानी कि उनका देखा जाए तो ये अंतिम कार्यकाल है। हालांकि इसके बाद इतनी जो राजनीतिक समीकरण राधाकृष्ण किशोर करते हैं संगठन झारखंड कांग्रेस के अंदर, वो इसलिए करते ताकि उनके बेटे को वो स्थापित कर सके। हाल के दिनों में आपने देखा भी होगा कि जब संगठन का विस्तार हुआ तब सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं का था। सबसे पहले उनके बेटे को भी जब पार्टी संगठन में जगह दी गई थी प्रदेश कमेटी में, तो उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल उनकी मांग थी कि जिला अध्यक्ष बनाया जाए, जिला अध्यक्ष ना सही तो कम से कम एससी मोर्चा का अध्यक्ष जरूर बनाया जाए। लेकिन उससे बहरहाल उससे पहले जब उनको सेक्रेटरी सचिव बनाया गया तो उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल सारा राजनीतिक समीकरण अपने बेटे को सक्रिय राजनीति लाने की थी। लेकिन हमने कहा ना कि सरकार और संगठन के खेल में राधा कृष्ण किशोर पिस गए। वो भूल गए कि यह वो कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस, जिस कांग्रेस के इर्द गिर्द पूरी सियासत भारत की घूमती थी। अब वो दौर खत्म हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि वो लटकन पार्टी बनकर रह गई, किसी के भरोसे वो सत्ता में काबिज हो पाती। और खासकर झारखंड में तो कांग्रेस अपनी हैसियत जानती है कि उनकी हैसियत क्या है। अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में झारखंड ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सत्ता है, और यही कारण है कि कांग्रेस बहुत कुछ जो है सरकार को, गठबंधन के साथियों को जवाब नहीं देती, और दबे जुबान ही दब कर ही गठबंधन में साथी सहयोगी दल बनकर रह रहा। और इसी खेल में राधा कृष्ण किशोर पिस गए। हालांकि राधा कृष्ण किशोर की सियासत का खेल यहाँ शुरू नहीं, डीजीपी से या फिर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन तमाम चीज़ों से पहले, या दिल्ली दौरे, सबसे पहले जो है आपको याद होगा कि उन्होंने सरकार में रहते हुए जो सरकार के खिलाफ कई पत्र लिखे, तो शुरुआत वहाँ से। उसके बाद इन पर आरोप लगे कि इन्होंने जो है कई विभागों के फाइल भी जो है रोके। उनसे उन फाइलों को लेकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जो है पूछताछ किया। हालांकि इनका वो काम भी है, क्योंकि कोई भी फाइल वित्त विभाग होकर ही जाती है, वित्त विभाग हो से ही गुजरना पड़ता है किसी भी फाइल, किसी भी डेवलपमेंट विकास के कार्य को। तो ऐसे में पूछताछ करना इनका काम है, धर्म बनता है। अगर आप पूछताछ नहीं कर रहे तब भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में इन पर कई आरोप भी लगे। लेकिन उसके बाद संगठन का विस्तार हुआ तो वहाँ भी एक पेच फंस गए। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर ये लिखने लगे कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे संगठन नहीं चलता है। उसके बाद प्रभारी को लेकर भी उन्होंने लिखा, प्रभारी के खिलाफ नहीं लिखा बल्कि प्रभारी के पक्ष में लिखा, और इसके पीछे की भी कहानी वो भी हम आपको बताएंगे इसी एपिसोड। उसके बाद मामला सरकार के साथ हुआ, जब वो काफिले को लेकर उन्होंने पत्र लिखा डीजीपी के साथ,
तो डीजीपी के साथ का मामला इतना आगे बढ़ गया कि उसके बाद भी, इतना मामला आगे बढ़ने के बाद भी सरकार के मुखिया के तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। ना उनके काफिले को एड ऑन किया गया, ना ही इनसे मुख्यमंत्री ने इस विषय पर पूछताछ की। और इतना ही नहीं, जब दिल्ली में कॉन्क्लेव है यानी कि सेमिनार जो निवेशकों के साथ हो रहा था, उसमें भी इनको निमंत्रण दिया गया था। हालांकि इन्होंने नकार दिया कि इनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। इन्होंने यह भी कहा कि जिनकी जरूरत थी वो वहां थे, जिनकी जरूरत नहीं थी वो नहीं पहुंचे वहां। वित्त विभाग की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल निवेश वित्त फाइनेंस विभाग का ही था। हिसाब किताब लेख जोड़ घटाव तो वित्त विभाग ही करता। बहरहाल इन्होंने यह कहा वो दिल्ली में रहकर भी इस कार्यक्रम से नादारत रहे, जिसके पीछे की वजह यही थी कि एक डीजीपी कैसे एक विभाग मंत्री को नीचा दिखा सकता, उनसे कैसे सवाल पूछ सकता। और इस तरीके का रवैया एक डीजीपी का एक राज्य के सबसे अनुभवी मंत्री को लेकर कैसे रह सकता। नाराजगी उस बात की थी, और ये वही कारण था जिसके कारण वो दिल्ली के उस कार्यक्रम, 2 दिवसीय जो कार्यक्रम था निवेशकों के साथ, उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। उसके बाद अब लगने लगा कि ये सारी चीजें जो हो रही, लगता है कि अंतिम कार्यकाल है, क्योंकि इतनी फजीहत के बाद तो राधाकृष्ण किशोर जो है मंत्रालय और सरकार इस चुनावी जो राजनीति होती है उसमें नहीं रह सकते। और यही कारण उन्होंने कहा कि अब चुनावी राजनीति से वो आराम लेना चाहते हैं और अपने, हालांकि इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि वो अपने बेटे को आगे की सियासत सौंपना चाहते हैं, लेकिन कयास यही है क्योंकि सक्रिय राजनीति में इनके बेटे भी है और हरदम इनके साथ ही रहते हैं, सहायक की तरह रहते हैं। चुनावी समय में भी जब विधानसभा के चुनाव राधाकृष्ण किशोर लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा अहम भूमिका उनके क्षेत्र में उनके बेटे की थी। तो बहरहाल उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि अब उनकी इच्छा नहीं कि चुनाव लड़े, क्योंकि राधाकृष्ण किशोर को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी फजीहत इस मामले पर, डीजीपी मामले पर इतना हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सारी चीजों को नोटिस करते हैं, और शुरुआती दौर में जब इन्होंने पत्र लिखा था उसके बाद से ही जो है सवाल उठने लगे थे कि एक सरकार में रह के कैबिनेट के मंत्री इस तरीके के पत्र कैसे लिख सकते। और वो 1-2 पत्र नहीं था, बल्कि विभागीय और सरकार पर जो है कई बार इससे पूर्व भी राधाकृष्ण किशोर ने उठाए थे। उसके बाद जब मामला डीजीपी का आया, वाहन लौटाने का आया, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी। सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं, बल्कि राधाकृष्ण किशोर को किसी का साथ नहीं मिला, संगठन का भी साथ नहीं मिला, अपने साथी सहयोगी मंत्रियों का भी साथ नहीं मिला। सरकार तो दूर की बात, गठबंधन की दूर की बात है, बल्कि अपने साथियों का भी साथ नहीं मिला, अपने पार्टी का भी साथ इस मामले पर नहीं मिला। हालांकि 1-2 नेता जो है इनके पक्ष में जरूर पार्टी के अंदर बयान देते नजर आए, लेकिन इनके सहयोगी बाकी 3 मंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष उस पूरे मामले पर चुप्पी साधी। हमने कहा ना कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर राधाकृष्ण किशोर मजबूती के साथ मंत्रालय उनका बचा हुआ है, तो इसके पीछे की वजह एक और है। वजह अगर आपको हम बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि और ये समीकरण तो कुछ और है। दरअसल ये समीकरण जातीय समीकरण है। अब जातीय समीकरण क्योंकि कांग्रेस की राजनीति इन दिनों जाति आधारित ही चल रही कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन इन सबसे भी एक प्लस पॉइंट राधाकृष्ण किशोर के साथ अब हम बताते हैं कि वो कौन सी बात है। दरअसल राधाकृष्ण किशोर जो है एससी समाज से आते हैं। उसके बाद झारखंड के सबसे पावरफुल प्रभारी के राज्य अध्यक्ष से भी पावरफुल, क्योंकि अध्यक्ष भी को भी कई सारी चीजों की संगठन में बदलाव होती उसकी जानकारी नहीं होती। प्रभारी कब आते हैं ये भी जानकारी नहीं होती, बल्कि यूं कहे तो प्रभारी कब जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो झारखंड में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा झारखंड में रहने वाले प्रभारी हैं, वो भी इसी वर्ग से आते हैं, एससी वर्ग से आते हैं। अब इससे भी पावरफुल, यानी कि कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी तो पावरफुल है ही, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी एससी वर्ग से ही आते, एससी समाज से। इसीलिए जो जातीय समीकरण एससी वाला है उसके कारण ही राधाकृष्ण किशोर संगठन में इतनी मजबूती के साथ बने थे। और यही कारण है कि कई दफे वो सरकार और संगठन के खिलाफ बोलने के बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। और मैंने कहा है यही वजह है कि राधाकृष्ण किशोर
इन सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली में, जब दिल्ली में एक तरफ सेमिनार हो रहे थे, निवेशकों के साथ कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी और इन सारे चीज़ों की जानकारी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं दी। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर हम राधाकृष्ण किशोर का पक्ष लेने लग जाएंगे तो फिर राज्य के मुखिया, गठबंधन के मुखिया नाराज हैं और उनकी एक नाराजगी ने कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव हरा दिया था। तो ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं चाहते कि झारखंड में गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन को नाराज कर पार्टी को नुकसान किया जाए, संगठन को नुकसान किया जाए, क्योंकि झारखंड यानी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र उसमें से इकलौता राज्य ऐसा है जिसमें कांग्रेस की सरकार है, सहयोगी सरकार। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है सब कुछ जानते हुए भी अपने मंत्री का साथ नहीं दे पाती। और यही कारण है कि सरकार और संगठन के खेल में पूरी तरीके से उस जाल में जो है राधाकृष्ण किशोर, जो इतने अनुभवी नेता हैं, वो भी फंस गए। बहरहाल ये कहानी, ये स्टोरी, ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। खबर को शेयर भी करेंगे अगर आपको पसंद आया हो कि इस जो राधाकृष्ण किशोर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन सरकार, संगठन, इन तमाम चीज़ों के बीच जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसका एक कहा जाए तो कंक्लूजन बताने की हमारे तरफ से छोटी सी कोशिश थी। बहरहाल कैसा लगे हमें जरूर बताएं। नमस्कार। चौहान। मेरी दिल की इच्छा यही है। मैं 25 वर्ष की उम्र में विधायक हो गया था और अब तक मैं राजनीति कर रहा हूँ, चुनावी राजनीति। तो एक समय आना चाहिए सबके मन में। ऐसा नहीं कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इस योग्य न हो कि आप सत्ता में बने रहें, तो आपको छोड़ना चाहिए। तो मैंने जो गणना की है कि 2029 में हमारी उम्र 75-76 वर्ष की हो जाएगी, तब फिर जब हम फील्ड में दौड़ नहीं सकते हैं, और हमारा फील्ड तो पूरा पलामू उग्रवाद प्रभावित है। आप लोग इस बात की कल्पना नहीं करेंगे कि कितने बार उग्रवादियों के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार किया गया, कि 14-14 किलोमीटर भाग करके हमने जान बचाई है। तो अब ये अवस्था नहीं है कि हम फील्ड में जाएं और ऐसे असामाजिक तत्वों से हम भिड़ते रहें। थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा समय समाज को भी देना चाहिए।